दोस्तों 5 अगस्त 2019 आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने आर्टिकल 370 के हटाने की मुहिम शुरू कर दी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने हिस्टोरिक रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया और आर्टिकल 370 को हटा दिया। आर्टिकल 370 के साथ साथ आर्टिकल 35A को भी हटाया गया एंड जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को खत्म करके उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। बहुत बड़ा मूव था ये। उसके बाद 5 साल बाद यानी कि 2024 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हो चुके हैं, वहां पे सरकार बन चुकी है और नई सरकार के नए सीएम ने ओथ भी ले लिया है। तो 5 साल में पहली बार ओमर अब्दुल्ला साहब जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने ओथ अपना ले चुका है। तो जब भी इस तरीके का हिस्टोरिक मूवमेंट होता है जहां पर 5 सालों बाद डेमोक्रेसी की वापसी हुई है, कोई लीडर सीएम बना है, तो उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वहां पर वो कुछ इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। इसी तरीके की बात उमर अब्दुल्ला साहब ने भी करी है। उन्होंने कश्मीरी पंडित पर भी बयान दिया है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाया जाएगा इस पर भी बात कही है, कई सारी बात कही है जिसको आज हम इस एक सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स अड्डा 247 और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स कहा गया है उमर अब्दुल्ला साहब के द्वारा जब उन्होंने अपनी ओथ कंप्लीट कर ली है। ओथ आपको बताऊं कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिख रही है इसमें एक लाइन और एक सेंटेंस और आपको दिख रहा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इस सरकार का पार्ट नहीं होगी। हालांकि सपोर्ट करेंगी पर कांग्रेस इस सरकार का पार्ट नहीं होगी। क्यों? इसका रीजन क्या? इसका रीजन यह है कि जो स्टेटहुड है जम्मू एंड कश्मीर में 3 डिमांड थी, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 3 डिमांड थी। एक, आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना, इलेक्शंस रखना, इलेक्शंस कंडक्ट करना एंड साथ ही साथ स्टेटहुड को वापस रिस्टोर कर देना। तो स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ, अभी भी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। इसी बात पर खफा होकर कांग्रेस ने बोला कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, जो सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बना रही है, उनको हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हम सरकार का पार्ट नहीं होंगे। अगर मैं आपसे बात कहूं कि 5 सालों बाद जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस हो रहे हैं और ये हिस्टोरिक इलेक्शंस हैं, क्योंकि इस इलेक्शंस में आपको कहीं भी कोई वॉयलेंस की खबर नहीं सुनने को मिली, कहीं बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी का इंसिडेंट नहीं हुआ। दैट मीन्स दिस इलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस वजह से यह इलेक्शन हिस्टोरिक है जहां पर डेमोक्रेसी की वापसी हो रही है, लोगों के अंदर डेमोक्रेसी के प्रति जो फेथ है वो वापस से रिस्टोर हो रहा है। तो अगर मैं एक बार आपको इलेक्शंस के सीट्स के बारे में बता दूं तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 90 सीट्स है। तो इस 90 सीट्स का अगर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो जो 42 सीट्स है वो जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती, भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट्स जीती, सेकंड नंबर पर रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीट्स जीती। पीडीपी का जो परफॉर्मेंस था वो शॉकिंग था, पीडीपी ने 3 सीट्स जीती। उसके बाद जेपीसी 1 सीट, सीपीआईएम 1 सीट, आप 1 सीट और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं ये इन्होंने 7 सीट्स जीती। तो कुल मिला के आपका 90 सीट्स का ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं जिन्होंने ओथ ले लिया, अगर मैं इनकी आपको हिस्ट्री बताऊं तो इनके खून में पॉलिटिक्स है, इनके खून में राजनीति है, क्योंकि इनके जो ग्रैंडफादर थे शेख अब्दुल्ला साहब, ये पहले प्रधानमंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री थे। ये बात मैं कर रहा हूं 1952 से पहले, जब आर्टिकल 370 पे बात नहीं हुई थी, ये लागू नहीं हुआ था। तो उससे पहले वो प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला साहब। फिर अगर हम इनके फादर की बात करें फारूक अब्दुल्ला साहब, ये खुद 3 बार सीएम रह चुके हैं। और अगर मैं खुद उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूं तो ये 1 बार चीफ मिनिस्टर की तरह सर्व कर चुके हैं। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उसमें ये यूनियन मिनिस्टर भी थे। तो अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग फेथ विद द लोकल पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर, इनके पास वो एक्सपीरियंस है, इनके पास वो तजुर्बा है। इसी वजह से लोगों ने इनको वोट दिया और उनको बोला कि आप डेमोक्रेसी को वापस लेके आइए, साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट लाइए, प्रोग्रेस लेके आइए, टूरिज्म बढ़ाइए एंड मिलिटेंसी और जो सिक्योरिटी का इशू जो काफी हद तक कंट्रोल है उसे कंट्रोल करना है। जो भी इश्यूज हैं उन्हें रिजॉल्व करना है, लोकल पॉपुलेशन को, लोकल एम्पावरमेंट को
बढ़ावा देना है, प्रोग्रेस करनी है, डेवलपमेंट करना है। तो इस क्योंकि ये पर्सनैलिटी, क्योंकि जो उमर अब्दुल्ला साहब की पर्सनैलिटी है, इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसी फेथ पर लोगों ने वोट दिया है कि ये आदमी जो है जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टेन रखेगा, मतलब कंसिस्टेंट रखेगा, डेवलपमेंट करेगा एंड प्रोग्रेस होगा सभी लोगों का। तो ये जो ओथ है, क्योंकि 5 साल में पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो इस ओथ में जैसे उन्होंने बयान लिया, जैसे उन्होंने ओथ अपनी कंप्लीट करी, उन्होंने बयान दिया कश्मीरी पंडितों पर, और उन्होंने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर यानी कि कश्मीर में वापस आने का समय आ चुका है। उन्होंने बोला कि कश्मीरी पंडित, अगर हम कश्मीरी पंडित की बात करें तो 1980s का जो डेकेड था, उनके घरों पर अटैक होना शुरू हो गए, उनके मंदिरों पर अटैक होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इस्लामिक मिलिटेंसी बढ़ने लग गई थी। अब आप सोचिए, आप कई दशकों से, कई सेंचुरीज से कहीं पर रह रहे हैं, वहां पर अगर आपके घरों पर, आपके टेंपल्स पर अटैक होने लगेगा तो आपको कैसा लगेगा? फिर 1990s का डेकेड जैसे स्टार्ट हुआ, इस्लामिक मिलिटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्होंने सभी कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर एक संदेशा लगा दिया, नोटिस दे दिया कि यदि आपको जान प्यारी है, अगर आपको अपनी जान प्यारी है, तो आप कश्मीर वैली छोड़ के भाग जाइए। इस वजह से आपको कश्मीरी पंडित पूरे भारत में देखने को मिल जाएंगे। क्या नॉर्थ, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, क्या वेब सीरीज, क्या बॉलीवुड, हर जगह आपको कश्मीरी पंडित दिखेंगे। लेकिन कहां नहीं दिखेंगे? जहां के वो एक्चुअल थे, यानी कि कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित आपको नहीं दिखेंगे। और यही चीज बोली है उमर अब्दुल्ला साहब ने और उनके फादर ने भी कि अब समय आ चुका है कि जो कश्मीरी पंडित जो पूरे भारत भर में दिखते हैं, उन्हें अब कश्मीर वैली में वापस बुलाने का समय आ चुका है। हालांकि ये स्टेटमेंट बहुत हिस्टोरिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीरी पंडितों को वापस लाना एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज यह है कि जब अगर वो वापस आ गए तो फिर उनकी सिक्योरिटी को भी उस तरीके से फुलफिल करना होगा कि वापस 1990s के समय का जैसा माहौल ना बने। तो एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट उमर अब्दुल्ला साहब जो चीफ मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेके आना है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जब एग्जीक्यूशन हो गया, समय के साथ एग्जीक्यूशन हो गया, तो इसकी सिक्योरिटी, कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी को भी फुलफिल करना काफी ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों चीजों का जो उत्तर है वो हमें कहां मिलेगा? वो हमें सिर्फ समय बता सकता है। और हमको और कोई प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल आंसर मिलेगा वो समय के साथ ही मिलेगा। ओनली टाइम विल टेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कश्मीरी पंडित हैं कौन, तो आप सबको पता है कि हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी वैली में रहते थे। ठीक है, 1980s में जैसी इस्लामिक मिलिटेंसी राइज हुई, इनके घरों पर अटैक होना शुरू हो गया, मंदिरों पर अटैक होना शुरू हो गया, और 1990s में एट लास्ट इन्हें अपना जो घर है, अपनी जो जमीन है, अपनी जो जायदाद है, वो सब छोड़कर भागनी पड़ी। और इस वजह से आप देखेंगे कि आपको हर जगह कश्मीरी पंडित दिखेंगे। अनुपम खेर की बात करें तो कश्मीरी पंडित हैं। समय रैना जो आजकल बहुत फेमस हो चुके हैं अपने डार्क ह्यूमर के लिए, वो भी कश्मीरी पंडित हैं और ये बहुत वोकल भी हैं। उन्होंने स्टेटमेंट भी कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इनको बड़ा बुरा लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों का कल्चर है वो खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि जो जनरेशंस है, क्योंकि अभी हम बात करें 34 साल की, 34 साल हो गए, तो 34 साल में एक जनरेशन यंग होगी, दूसरी नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी होगी, उन्होंने कश्मीर को कभी देखा ही नहीं। तो जब उन्होंने अपना कल्चर ही नहीं देखा तो वो कल्चर रिवाइव ही कहां होगा? वो कल्चर तो मरने लग जाएगा ना। तो इस पर इन्होंने काफी वोकल बयान भी दिया है कि इनको बड़ा बुरा लगता है कि जो कश्मीरी पंडितों का कल्चर वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको निगलेक्ट किया गया। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं पर रह रहे हैं, आपको तुरंत बोल दिया जाए कि आपको यहां से भैया जाना होगा, तो आपको रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ेगा, आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। क्यों? क्योंकि आप कल्चर से इंटीग्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। और एक बार अगर वहां पर गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया और कश्मीरी पंडित वापस आ गए, तो उनकी सिक्योरिटी को भी फुलफिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी वो थ्रेट्स हैं। ठीक है, अभी भी वो थ्रेट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये कुछ ओथ पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था उमर अब्दुल्ला साहब ने। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कश्मीरी पंडितों पर था। साथ ही साथ उन्होंने डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकेगा, कैसे प्रोग्रेस होंगी चीजें, कैसे लोकल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा, इन तमाम चीजों पर उन्होंने बात कही।
अब अगर मैं आपसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं तो आप सबको मैं बता चुका हूं कि 5 अगस्त 2019 वो तिथि थी जब इसे खत्म कर दिया गया। साथ ही साथ आर्टिकल 35A को भी खत्म किया गया था। आर्टिकल 35A के तहत कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए जाते थे, कुछ ऐसे प्रिविलेजेस दिए जाते थे जो परमानेंट रेसिडेंट्स थे उनको दिए जाते थे, जैसे जॉब्स में, जैसे प्रॉपर्टीज में, या जो बाहर के लोग थे, ठीक है, जो आउटसाइडर थे, यानी कि जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर में, वो लोग प्रॉपर्टीज नहीं ले सकते थे या लोकल एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स नहीं कर सकते थे। ये सारी चीजें जो है आर्टिकल 35A जो है सुनिश्चित करता था, लेकिन इसे भी खत्म किया गया था आर्टिकल 370 के साथ। एंड स्टेटहुड खत्म करके यूनियन टेरिटरी में बनाया गया, बाइफर्केशन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। अब अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं तो यहां आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात चल रही है। इस पर इशू है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टेटहुड पर इशू चल रहा है। इसी वजह से कांग्रेस जो है सरकार का पार्ट नहीं है। इलेक्शंस की बात चल रही थी, इलेक्शंस कंक्लूड हो चुके हैं, तो यहां अपने लोग कुछ मसले मसाइल हैं आम जनता के। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, वो अभी दिल्ली में आए, वहां वो प्रोटेस्ट पर हैं। क्यों प्रोटेस्ट पर हैं? क्योंकि इनका कहना है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल का पार्ट 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 6th शेड्यूल में ऐड कर दिया जाए। इस वजह से इनका प्रोटेस्ट चला और बहुत टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आर्टिकल 370 हटा, 2 यूनियन टेरिटरीज आई और दोनों ही यूनियन टेरिटरीज में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज चल रहे हैं और इन इश्यूज को रिजॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ना होगा, बातचीत करनी होगी। जितनी जल्दी ये सारे इश्यूज रिजॉल्व होंगे उतना अच्छा होगा ओवरऑल भारत के लिए और लोकल डेवलपमेंट के लिए, बीट जम्मू एंड कश्मीर और बीट लद्दाख। क्लियर हो गया? अब देखिए, जब इलेक्शंस कैंपेन हो रहे थे, देखिए हमारे यहां जब इलेक्शंस होते हैं ना, भारत में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो फेस्टिवल होता है। जैसे क्रिकेट होता है, जब क्रिकेट में वर्ल्ड कप होता है या आईपीएल होता है तो क्रिकेट भारत का त्योहार बोला जाता है ना। इसी तरीके से जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन्स करते हैं, कैंपेन्स में वादे होते हैं, प्रोमिसेस किए जाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सी लोकल पार्टीज ने जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा कि आर्टिकल 370 रिस्टोर हो जाएगा, जिस पर सीधा सवाल जो ये है, भैया असेंबली है, जो यूनियन टेरिटरी है, जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की असेंबली है, उनके पास वो पावर नहीं है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जा सके। ये पावर किसके पास है? ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन सी सरकार है? वही सरकार है जिसने आर्टिकल 370 हटाया हुआ है। तो ये बात जो चर्चा में चल रही थी कि जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे तो आर्टिकल 370 रिस्टोर हो जाएगा, इसको खुद होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा कि आर्टिकल 370 इतिहास हो चुका है, भारत में अब आर्टिकल 370 कभी भी नहीं आएगा। तो इन्होंने यह जवाब दे दिया है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? लेकिन अब जब न्यू गवर्नमेंट बन चुकी है, नए सीएम बन चुके हैं, तो इनके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस ये है कि 5 साल बाद इलेक्शंस हुए और डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है, तो लोगों में जो डर था कि डेमोक्रेसी रहेगी नहीं रहेगी, उस डर को हटाना होगा, लोगों का ट्रस्ट जीतना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होगा, टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, साथ ही साथ और राज्यों के साथ, क्योंकि देखिए जब तक व्यापार नहीं होगा, इकोनॉमिकली कोई भी देश, कोई भी राज्य स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो उसका डेवलपमेंट ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो और राज्यों के साथ ट्रेड इंकरेज करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होंगे। और खुद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने बोल दिया है कि वो पूरी तरीके से साथ हैं नई सरकार के साथ, तो उन्होंने सपोर्ट दे दिया। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट दे दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है, इनके बीच में जितने रिलेशंस कोर्डियल रहेंगे, उतना चीजें स्मूथ होंगी, उतना डेवलपमेंट स्मूथ होगा, ठीक है, उतने प्रोग्रेस होंगे, उतना इंप्लॉयमेंट जनरेट होंगे, और जितना ये सारी चीजें होंगी, डेवलपमेंट, इंप्लॉयमेंट, उतना ही मिलिटेंसी, सिक्योरिटी, पत्थरबाजी, ये सब हमें कश्मीर में खत्म होता हुआ दिखाई देगा। और एक्चुअल में कश्मीर को जो बोला जाता है कि वो दुनिया में कहीं स्वर्ग है, हेवन है, तो या जन्नत है, तो वो आपका कश्मीर है, तो वो एक्चुअल में हो पाएगा। तो अब ये समय बताएगा कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब इन चैलेंजेस को टैकल करते हैं
और हम यही होप करेंगे कि इन चैलेंजेस को वो बहुत अच्छे से टैकल करें और जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो और लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल यूथ पूरी तरीके से सही दिशा पे आ जाए। तो ये था पूरा सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और आपको किस तरीके के टॉपिक चाहिए वो भी बताइएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में पता चलेगा, उतने ज्यादा लोग अवेयर होंगे, इन्फॉर्म्ड होंगे और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहें, ज्यादा से ज्यादा अवेयर रहें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसा लगा है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन, दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।